नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश गवर्नमेंट की एक गलती की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई और फिर प्राइम मिनिस्टर देश छोड़कर भाग गए। इसी तरह नेपाल में भी 19 लोगों को गोली मारकर मार दिया और फिर प्राइम मिनिस्टर को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे हालत हमारे देश में भी होने वाला, या फिर इंडिया की जनता भी धीरे धीरे बांग्लादेश और नेपाल जैसे सिचुएशन बनाने की तैयारी कर रहा है, या फिर हमारे देश के जनता भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है? नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके। देखिए, हमारी देश की सच्चाई तो आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे देश में आगे क्या होने जा रहा है इसको जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ कहा जाता है हमारा रोटी और बेटी का गहरी संबंध है, इस देश के जनता और सरकार के साथ आंदोलन होने का पीछे का असली रीजन क्या है, पहले ये समझना है। आपने कभी सोचा है कि नेपाल में क्यों फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर निकालकर जूतों से मार रहे थे पब्लिक? क्यों नेपाल के पुलिस ने 19 स्टूडेंट को गोली मारकर मार दी? कैसे पूर्व मुख्यमंत्री की घर पर आग लगी और उनकी वाइफ की मौत हो गई? ऐसा कौन सा कारण था कि नेपाल के मुख्यमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा? पर इंडिया के मीडिया ने तो यह कह दिया कि सोशल मीडिया बैन होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। तो आइए इसको गहराई से सुनाते हैं फैक्ट के साथ। देखिए, 8 सितंबर 2025 को इसी देश की राजधानी काठमांडू आग से सुलग उठी थी। क्यों पता है? वो इसलिए नेपाल के सरकार जनता की पैसे को लूटकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे और नेताओं के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था और आम जनता बेरोजगारी की ठोकर खा रहे थे और वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से जनता के मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ कर रहा था। जरा सोचिए, नेपाल में स्कूल के बच्चों को फीस भरने में दिक्कत हो रही थी और यहाँ के ज्यादातर लोग बेरोजगारी की चपेट में आकर भूखा सो रहे थे और उसी देश के नेताओं के बच्चे 25 लाख का क्रिसमस ट्री सजा रहे थे लोएस बिटॉन और गुज्जी की बॉक्सेस से, और यहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। और फिर 2025 को एक सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट ने तूफान खड़ा कर दिया। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, नेपाल के ही एक पावरफुल मंत्री जिसका नाम बिंदु कुमार थापा, जो एक नेपाल के गठकी प्राप्त में सामाजिक, युवा और खेल मंत्री हैं। अब इसी मंत्री का बेटा स्वागत थापा ने 25 लाख का क्रिसमस ट्री बनाकर और लगभग 6 लाख की एक कैरियर की घड़ी पहनकर और फोटो खींचकर अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और फिर कुछ ही घंटों में ये पोस्ट वायरल होने लगा। लेकिन नेपाल के स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक ट्री नहीं था, ये सिंबल था हमारा खून पसीना और उनका लग्जरी, और यही बना इस आंदोलन का पहला स्पार्क। लेकिन स्वागत थापा ही अकेला नहीं था। इनफैक्ट इनके साथ और 3 नेपोकेट थे जो नेपाल के ही मंत्रियों के बच्चे हैं, जो नेपाल के बेरोजगार जनता और भूख से तड़पते स्टूडेंट के सामने अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। अब इसको देखो, ये बनी थी 2018 में मिस नेपाल। उस टाइम नेपाल के लोग इसे बहुत प्यार करते थे। इनका नाम है श्रृंखला खातीवादा और इनके पिता का नाम है विरोध खातीवादा, जो नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर थे, और उनका पत्नी संभव सिरोहिया और इनके पिता कैलाश सिरोहिया, और ये है कांतिपुर मीडिया ग्रुप के ऑनर, जो नेपाल के सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है। वैसे तो सिरोहिया परिवार के ऊपर कई करप्शन के आरोप है, लेकिन अभी तक कोई मीडिया वाले उनके बारे में कुछ भी नहीं दिखाए। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू नेपाल के लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता था और इधर श्रृंखला का इंस्टाग्राम लग्जरी लाइफ स्टाइल से भरा हुआ था। लेकिन पब्लिक का गुस्सा तब बढ़ा जब श्रृंखला ने अपनी हस्बैंड के साथ आर्मी के हेलीकॉप्टर से अपना शौक पूरा कर रहे थे। दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि नेपाल के डोल्पा जिला में हिमालय के ऊपर एक झील है जो सेफोक्सोंडो नेशनल पार्क के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ धर्म स्थान है और नेपाल के लोग इस जगह को शुभ मानते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 3611 मीटर है, जहां आम लोगों को पहुंचने में 2-3 दिन की वक्त लगता है, वो भी बड़ी मुशक्कत के बाद। वहीं ये दोनों आर्मी के हेलीकॉप्टर से पहुंच गए और ऐसा लग रहा था कि नेपाल में किसी के पास पैसा हो तो वो कुछ भी खरीद सकता है। यहाँ तक कि आर्मी के हेलीकॉप्टर भी इस श्रृंखला का इंस्टाग्राम पर 2-3 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स कम हो गए और इनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ यही कमेंट दिख रहा था, अनफॉलो नेपो किड्स, अनफॉलो करप्शन। फिर आए जयवीर देवा, एक्स प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवा के बेटे। अब उनकी भाभी सुप्रिया ने पेरिस वेकेशन और डिजाइनर हैंडबैग्स की रील्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, ठीक उस वक्त जब देश में फ्यूल प्राइस आसमान छू रहा था। अब इनको देखिए, इनके हाथ में करीब 40 लाख की घड़ी दिख रहा है
ये है पुष्पकमल दाहाल, जिन्हें लोग प्रचंडा के नाम से जानते हैं। नेपाल के सबसे बड़े माओवादी नेता रहे हैं। उन्होंने ही 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह की अगुवाई की थी, जिसमें करीब 17,000 लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। यही आंदोलन बाद में नेपाल के राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र लाने का रास्ता बना था। कई बार प्रचंडा नेपाल के प्रधानमंत्री बने। अब इसी की ग्रैंड डॉटर्स को देखिए, जो टिकटॉक पर सब्यसाची की साड़ीज और लग्जरी रिसोर्ट दिखा रही है। आयरनी ये थी कि उनका दादा वही प्रचंडा थे जिन्होंने कभी गरीबों के लिए क्रांति चलाई थी, लेकिन अभी उनके पोती के साथ 40 लाख का घड़ी पहनकर फोटो पोस्ट कर रहा है। ये सब देखकर जनता का गुस्सा आसमान छू रहा था। और फिर 4 सितंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया रेगुलेशन पास किया। कहा गया व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब अगर नेपाल में रजिस्टर नहीं करेंगे तो बैन कर दी जाएंगे। ऑफिशियली रीजन था लॉ एंड ऑर्डर। फिर क्या, जनता और स्टूडेंट ने सोचा सरकार सोशल मीडिया बैन करके सरकार और करप्शन के खिलाफ हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए स्टूडेंट पहले से ज्यादा भड़क गए। फिर 8 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़कों पर आ गए, लेकिन इन सभी आंदोलनकारियों को एक एनजीओ भी सपोर्ट कर रहा था, जिसका नाम है हामी नेपाल और इसका नाम है सुधन गुरुङ। इन्होंने गरीब नेपालियों के लिए ये एनजीओ खोली थी और नेपाल में जब भी संकट आती थी तो ये सबके मदद करते थे, इसीलिए इन्होंने भी इस आंदोलन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया। और सोशल मीडिया बैन होने से पहले सुधन गुरुङ ने इंस्टाग्राम और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यह मैसेज पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में कहा गया कि स्कूल के बच्चे अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और किताब से भरी स्कूल बैग लेकर प्रोटेस्ट में आए ताकि नेपाल के पुलिस कुछ हमदर्दी दिखाएं। और ये पोस्ट काठमांडू से लेकर पूरी नेपाल में वायरल हो गया। और फिर यूनिफॉर्म पहनकर 20 से 25 साल के स्टूडेंट अपने हाथों पर प्लाकार्ड्स उठाए जिस पर लिखा था स्टॉप करप्शन, स्टॉप सेंसरशिप। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। फिर 8 सितंबर 2025 को पार्लियामेंट गेट के बाहर 10,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर जमा हुए। उन्होंने कहा हमारे पास हथियार नहीं है, हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ ने पार्लियामेंट गेट के बाहर बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, तभी पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी, फिर लाइव बुलेट्स, और देखते ही देखते बॉडीज गिरने लगी। एंकर फूटा, प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट की गेट तोड़ा और कुछ ही घंटों में काठमांडू वॉर जोन बन चुका था। लग्जरी होटल, मिनिस्टर हाउस, सुपरमार्केट, सब सिंबल ऑफ करप्शन जलने लगे। और फिर रिपोर्ट आए कम से कम 19 प्रोटेस्टर की जान गए, सैकड़ों घायल हुए और ये सिर्फ शुरुआत थी। और फिर 8 सितंबर 2025 की रात होम मिनिस्टर रमेश लेखर ने रिजाइन कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीके शर्मा ओली ने कहा रिजाइन का तो सवाल ही नहीं। ये सुनते ही प्रोटेस्ट और तेज हो गए और इंटरनेशनल मीडिया ने हेडलाइंस दी, नेपाल जेन जी रेवोल्यूशन। आखिरकार 9 सितंबर 2025 को ओली ने इस्तीफा दे दिया। फिर एक हिस्टोरी बनी, पहली बार नेपाल की इंटर प्राइम मिनिस्टर बनी एक महिला, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। उन्होंने साफ साफ ये कहा, मैं यहाँ पॉलिटिक्स खेलने नहीं आई हूँ, मेरा काम है स्टेबिलिटी और फ्रेश इलेक्शन। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है आम जनता का गुस्सा होने का कारण सिर्फ यही था? बिल्कुल नहीं। असल में ये 2025 की कहानी नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 28 मई 2008 को नेपाल से राजा का राज खत्म हुआ और लोकतंत्र आया। लोग खुश थे कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन भ्रष्टाचार वैसा का वैसा ही चलता रहा, क्योंकि वही 3 लोग बार बार सत्ता पे आ रहे थे, कभी ओली तो कभी प्रचंडा और कभी देवा। फिर इसके बाद 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में जब बड़ा भूकंप आया था तो दुनिया भर से करीब $4 बिलियन यानी एक बहुत बड़ी रकम मदद के तौर पर दी गई थी। लेकिन उस पैसे से जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। गांव के लोग अब भी टीन के छप्पर वाले घरों में रह रहे हैं। बहुत सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल जो भूकंप से टूट गए थे वो आज तक ठीक से बने ही नहीं। मतलब इतना पैसा आया फिर भी गरीब लोगों तक फायदा नहीं पहुंचा और यही जनता का गुस्से की बड़ी वजह बनी। और 2023 में भूटानीज रिफ्यूजीज स्कैम सामने आया, जहां एक्स पीएम की वाइफ तक फेक रिफ्यूजी आईडीएस बेचती पकड़ी गई। और यही सब देखते हुए जनता ने समझ लिया सिस्टम कभी खुद से नहीं बदलेगा। देखिए दोस्तों, अब सबको मैं बता दूं कि जेन जी का प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, ये था डेकेड्स की बेट्रियल, करप्शन और इनइक्वालिटी के खिलाफ। लेकिन अब तो पार्लियामेंट भी जल गया, मिनिस्टर भी भाग गए। लेकिन अब सवाल है, क्या ये नया नेपाल बनेगा या फिर ये भी हिस्टोरी की किताब में एक वायलेंट चैप्टर बनकर रह जाएगा? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि नेपाल के जनता ने जितनी बार सरकार बनाया देश को सुधारने और गरीबी मिटाकर देश को ठीक से चलाने के लिए, उतना ही बार देश को लूट लिया और गरीब जनता की पैसे को हड़प लिया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सरकार यह दुर्नीति आम लोगों को उल्लू बनाकर आराम से क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि नेपाल के लोग एक बहुत बड़ा चीज समझने में गलती कर रहे थे।
और जब बाद में नेपाल के लोगों को यह लगा कि सिर्फ इसी गलती की वजह से हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, हमारे बच्चों को खाली पेट भूखा सोना पड़ रहा है और देश में बच्चों को ठीक से पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं मिल पा रही है और भी बहुत कुछ जो सरकार से आम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, फिर नेपाल के लोगों ने उस गलती को बायकॉट किया, पूरा सिस्टम हिला दिया। और बता दूं, यही गलती श्रीलंका और बांग्लादेश की जनता ने भी की और पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया की जनता भी यही गलती करते आ रहा है। ये गलती कौन सा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको जानने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इसी गलती की वजह से हमारे देश में भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा लद्दाख में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसी गलती की वजह से एक देशभक्त साइंटिस्ट जो देश की भलाई के लिए सोचते हैं, देश के गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, देश के एजुकेशन और सुरक्षा के लिए काम करते हैं और देश के मिलिट्री के लिए नई चीज आविष्कार करते हैं और फिर इसी देशभक्त सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। देखिए, अगर लद्दाख और सोनम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो ध्रुव राठी का इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें प्रूफ के साथ हर एक चीज को डिटेल्स में बताई गई है। देखो दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालत हमारे देश में भी हो जाएगा। और नेपाल में तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने पुलिस द्वारा जनता को गोली मारकर मार दिया। और फिर सरकार का क्या, सरकार तो चेंज होते रहेंगे जैसे नेपाल में हुआ। देखिए, नुकसान सिर्फ जनता का ही होगा। और यहाँ एक चीज आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के पास कोई गारंटी है कि आने वाला सरकार देश को नहीं लूटेंगे? मुझे पता है ऐसा कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। चलो, अब नेपाल के लोग जिस गलती को किया था उस गलती की बात करते हैं, जिसको धीरे धीरे बंद करने के बाद नेपाल के लोग अपना हक के लिए आंदोलन शुरू किया था। और वो गलती यह था कि वहाँ के कुछ दलाल मीडिया के ऊपर भरोसा करना। शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कि देश में होने वाले करप्शन से मीडिया का क्या लेना देना है, तो इसको समझने के लिए पहले आप ये समझें कि किसी भी मकान को लॉन्ग टाइम मजबूती के साथ खड़ा रखने के लिए कुछ मजबूत पिलर लगाए जाते हैं। इसी तरह किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए 4 मजबूत पिलर सिस्टम में बनाए गए हैं और इन चारों पिलर को अलग अलग काम के लिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि देश मजबूत बना रहे। और इस 4 स्तंभ का नाम है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब ये पिलर्स काम कैसे करते हैं ये जान लीजिए। विधायिका यानी जनता जिसे वोट देकर चुनती है, जैसे एमपी, संसद, इनका काम है देश के लिए कानून, नियम और पॉलिसी बनाना, जनता की जरूरतों को समझकर उनके हित में फैसला देना। कार्यपालिका यानी देश चलाने वाले लोग, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्री, इनका काम है बने हुए कानूनों को लागू करना, देश के संसाधनों को सही से इस्तेमाल और मैनेजमेंट करना। न्यायपालिका यानी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जज, इनका काम है संविधान का रक्षा करना, चाहे वो आम आदमी हो या प्रधानमंत्री, सबको संविधान के हिसाब से चलाना, अगर कोई नियम तोड़े तो उसे सजा भी दिलाना। और आखिरी पिलर है मीडिया यानी न्यूज चैनल, अखबार और पत्रकार। इनका काम है जनता और सरकार के बीच पुल बनाना, सत्ता में बैठे लोगों पर नजर रखना, सच जनता तक पहुंचाना और गलतियों को उजागर करना। देखो, मीडिया के पास इतना पावर है कि इन तीनों पिलर्स पर बैठे हुए लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो मीडिया उनके आंखों पर आंख डालकर सवाल पूछ सकता है, जहां आम आदमी का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यही पावर में बैठे हुए लोग मीडिया जैसे पिलर को तोड़ने लगे, प्रेशर क्रिएट करके डरा कर दबोचने लगे या फिर खरीदने लगे, तो सोचिए देश का क्या होगा। और यही सब कुछ देखने को मिल रहा था नेपाल में। और इसीलिए इस तरह की गोदी मीडिया वालों को चुन चुन कर बाइकआउट करने लगा और पूरी तरीके से देखना बंद करने लगा और अपनी हक की आवाज सोशल मीडिया पर बुलंद करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सा मीडिया वाला सही है और कौन सा गलत, और फिर कौन कौन सा चैनल है जो सरकार द्वारा हैंडल किया जाता है। तो शकील खान और नीतीश राजपूत का इन दोनों वीडियो को देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, फिर आपको पता चलेगा कि मीडिया किस पावर का नाम है। मीडिया अगर चाहे तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर मीडिया को तोड़ दिया गया तो देश जहन्नम भी बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी धर्म, जाति या राजनीति से नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, इस देश को बचाना। और ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको, हर एक भारतीय को सामने आना होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी भाषा या किसी भी राज्य से क्यों ना हो, क्योंकि ये देश हम सब का है और इसे बचाना हम सब का फर्ज है।
आज भी इस देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके बच्चे दिन में एक वक्त की खाना खाते हैं और रात को सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 4 या 5 साल की उम्र में स्कूल जाने की वजह ईंट भट्टे पर काम करने को मजबूर है। ऐसे परिवार हैं जो बीमारी आने पर इलाज नहीं करवा पाते, बस चुपचाप मर जाते हैं और फिर कहते हैं शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि नसीब नहीं, सिस्टम खराब है और सिस्टम को बदलने की ताकत हमारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर है, हर एक भारतीय के अंदर है। देखो, हमें किसी को पैसा नहीं देना, हमें अपनी सोच बदलनी है। देखो, हमारे देश के सारे मीडिया, सारे सेलिब्रिटी खराब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को छिपाते हैं, जो दारू, जुआ, गुटखा और झूठी लाइफस्टाइल को भूल दिखाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि पैसा और दिखावा ही जिंदगी है, लेकिन असलियत में वही सोच हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। और सच्चाई ये है, इन्हें रोका नहीं जा सकता क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, बहुत पैसे हैं। लेकिन हम सब मिल गए तो इन्हें देखना बंद कर सकते हैं, इन्हें फॉलो करना बंद कर सकते हैं और इन्हें गौरव समझना बंद कर सकते हैं। जब जनता का ध्यान हटेगा तभी उनकी ताकत टूटेगी। इसीलिए आज से गलत मीडिया को बायकॉट करो, झूठे सेलिब्रिटीज को अनफॉलो करो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम खुद आगे बढ़ो, छोटे छोटे वीडियो बनाओ और अपने सोशल मीडिया पर डालो और दूसरों को भी इस मिशन से जोड़ो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ये हमारे आने वाले जनरेशन की भविष्य की लड़ाई है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल शायद बोलने की आज़ादी भी ना रहे। चलो मिलकर एक आवाज बने, एक ऐसा आंदोलन जो धर्म से नहीं सोच से निकले। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि हर भारतीय को याद रहे, देश तभी बचेगा जब सोच बदलेगी। जय हिंद।